हेलो पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी क्या होती है, किस किस प्रकार की होती है और किसी इंडिविजुअल और उसकी फैमिली पर इमोशनली और मेंटली उसका क्या इम्पैक्ट होता है। हेलो, माय नेम इज मोहम्मद अल्तमश इस्माइल। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट एट क्रिएटिव माइंड आशियाना। क्या आपने कभी ऐसे इंडिविजुअल को देखा है जो बोलने में, समझने में, बात करने में या सोशल सिचुएशन में थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है? अब सोचिए उस इंडिविजुअल की ज़िंदगी कैसी होती होगी, जहाँ हर नज़र सिर्फ एक ही सवाल बनकर टिकी रहती है, क्या क्या तुम ये काम कर सकते हो? और अब सोचिए उनके माता-पिता की, उनकी फैमिली की ज़िंदगी कैसी होती होगी, जो हर दिन फ़ियर और होप के बीच में झूलती रहती है। डिसेबिलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल का सफ़र नहीं होता, बल्कि वह एक फैमिली का इमोशनल मैप बन जाता है। वह इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करती है, बल्कि पूरी होल फैमिली पर इसका इम्पैक्ट होता है। अक्सर हमें बच्चों का या किसी इंडिविजुअल का स्ट्रगल तो दिखाई देता है, लेकिन उस फैमिली का हार्ट ब्रेक, बर्नआउट, एंजाइटी अक्सर इनविजिबल रह जाती है। तो आज हम बात करेंगे उसी साइलेंट स्ट्रगल के बारे में जो बच्चे के साथ पूरी फैमिली फेस करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेबिलिटी क्या होती है। अक्सर जब हम डिसेबिलिटी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में व्हील चेयर या हियरिंग एड की तस्वीर आती है, लेकिन डिसेबिलिटी की सिर्फ फिजिकल लिमिटेशन नहीं होती है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है शरीर के किसी पार्ट में या ब्रेन के किसी पार्ट में डिफरेंस होना या उसके फंक्शन में डिफरेंस होना, या रोजमर्रा के कामों में कठिनाई, या समाज में इक्वल पार्टिसिपेट न कर पाना। सोसाइटी अक्सर डिसेबिलिटी को डेफिसिट समझ लेती है, लेकिन अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखें तो ये एक डिफरेंट टाइप का ब्रेन या डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल हैं, इनकी अपनी अलग नीड्स हैं, इनकी अपनी एक अलग स्ट्रेंथ्स हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार ओवर 1.3 बिलियन पीपल, मतलब 130 करोड़ लोग पूरी दुनिया में किसी न किसी टाइप की डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। मतलब हर 6 में से एक इंसान किसी न किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है। अगर हम बात करें डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो टोटल डिसेबिलिटी 5 टाइप की होती है। सबसे पहले डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें किसी इंडिविजुअल को स्ट्रोक या किसी और कंडीशन की वजह से उसके ब्रेन की स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में डिफरेंस हो जाता है, जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। या मस्कुलर डिसेबिलिटी हो सकती है किसी एक्सीडेंटल इश्यूज की वजह से। सेकंड डिसेबिलिटी होती है सेंसरी डिसेबिलिटी, जिसमें हियरिंग और विजन की बात हम करते हैं। किसी इंडिविजुअल का किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में नॉर्मल न सुन पाना या देख पाना। और अगर हम थर्ड डिसेबिलिटी की बात करें, जिसमें हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, अक्सर इसमें बच्चे होते हैं जिनका डेवलपमेंट उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। इसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर आते हैं, एएसडी, एडीएसडी, डाउन सिंड्रोम। फोर्थ डिसेबिलिटी होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर आते हैं, लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। फिफ्थ डिसेबिलिटी की बात करें तो साइको सोशल डिसेबिलिटी, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर को रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डिसेबिलिटी का सिर्फ एक फिजिकल साइड नहीं होता, उसका एक इमोशनल साइड भी होता है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें जो औरों से डिफरेंट है, जो दुनिया को एक अलग नज़र से देखता है, लेकिन जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं औरों से अलग हूँ, या कभी मैं उनके जैसा बन पाऊंगा या नहीं। अगर हम न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे या स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात करें तो वो अक्सर फियर ऑफ रिजेक्शन फेस करते हैं। स्कूल में, सोसाइटी में साथ के बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं, स्कूल में टीचर उनसे इरिटेटेड रहती है और उनको एक अनस्पोकन मैसेज मिलता है कि तुम बाकियों के जैसे नहीं हो, जिसकी वजह से बच्चों में एंजाइटी, अग्रेशन और विड्रॉल जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो एक 8 साल का बच्चा जिसे एएसडी डायग्नोस हुआ है, एक ग्रुप एक्टिविटी में उसको चांस ही नहीं मिल रहा है तो वो कॉर्नर फील करता है और ग्रुप एक्टिविटी से बाहर हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, लेकिन असल में
बस वो इस रिजेक्शन से बच रहा है जो उसने पहले फेस किया है। लोग बार-बार उन बच्चों का कंपैरिज़न दूसरों बच्चों से करते हैं। कहते हैं कि देखो वो बच्चा कैसे कर रहा है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये स्लोली सेल्फ एस्टीम को अंदर से तोड़ देता है। चाइल्ड अपनी वर्थ को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ लेता है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो बच्चे के मन में ऐसे थॉट्स होते हैं कि वो ये सोचता है कि अगर मैं ये टास्क पूरा ना कर पाया तो मैं एक बुरा इंसान हूँ। वो अपने आप को लेबल करने लगता है और यही स्लोली सेल्फ डाउट परमानेंट बिलीफ बन जाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड की सेल्फ वर्थ और उसकी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आगे लेटर एजेस में देखे जाते हैं। कई बार पेरेंट्स की केयर ओवर प्रोटेक्शन में बदल जाती है। उसे खुद करने दो की जगह सुनाई देता है, लाओ मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ। इंटेंट हमेशा प्यार का होता है, लेकिन मैसेज जाता है कि तुम कैपेबल नहीं हो। चाइल्ड इससे धीरे धीरे सीख जाता है कि हेल्प मांगना नॉर्मल है, कोशिश करना नहीं, और यह एक लर्न हेल्पलेसनेस बिहेवियर में बदल जाता है। अगर हम न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की बात करें तो सोशल एंजाइटी या सेंसरी ओवरलोड या रिजेक्शन की वजह से वो मेल्टडाउन दिखाते हैं, लेकिन सोसाइटी उसे टेंट्रम बोल देती है। लेकिन रियल में वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में, रेगुलेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये दिखाती है कि 70% न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में एंजाइटी, सेकेंडरी एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। आजकल एक समस्या बहुत बढ़ रही है बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में। अगर न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे की बात करें तो सोसाइटी उसको रिपीटेडली मिसअंडरस्टूड करती है, जिसकी वजह से वो सोशली विड्रॉल चूज़ करता है। डिजिटल वर्ल्ड उसका एस्केप बन जाता है, लेकिन अकेलापन बढ़ता ही रहता है। अब हम बात करेंगे उस स्ट्रगल के बारे में जो अक्सर दिखाई नहीं देता है, यानी पेरेंटल बर्नआउट। एक पेरेंट जिसने अपने बच्चे का हर ट्रीटमेंट करवाया, हर रिपोर्ट पढ़ी, हर टेंट्रम सहा, हर शेड्यूल मैनेज किया, लेकिन आज तक उससे किसी ने नहीं पूछा कि क्या आप ठीक हो। पेरेंटिंग का इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी कंटिन्यूअस केयर मांगता है। टाइम, एनर्जी, फाइनेंस सब ड्रेन होता है, लेकिन जब रिलीफ नहीं मिलता है तो कंपैशन फैटिग शुरू होता है। पेरेंट्स खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, कहीं ये मेरी गलती ही तो नहीं। बच्चे का या इंडिविजुअल का हर बिहेवियर, हर सिम्टम्स उनके गिल्ट को ट्रिगर करता है, और सोसाइटी का इनसेंसिटिव कमेंट उनके गिल्ट को और बढ़ा देता है। स्लोली पेरेंट्स अपनी सोशल सर्कल से दूर हो जाते हैं। वो फैमिली गैदरिंग को अवॉइड करते हैं क्योंकि लोग उन्हें बेचारा कह के सिंपैथी देते हैं। उनकी आइडेंटिटी केयर गिवर की बन जाती है, इंडिविजुअल खुद गायब हो जाता है। रिसर्च बताती है कि स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल के पेरेंटिंग कपल में इमोशनल गैप, कम्युनिकेशन गैप और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। कोई विड्रॉल करता है तो कोई ब्लेम करता है, लेकिन दोनों एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन अलग दिशाओं में सफ़र कर रहे हैं। उनमें होपलेसनेस बहुत बढ़ जाती है, और यही होपलेसनेस इमोशनल डिस्कनेक्ट को स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से वो सरवाइव करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हैं। फैमिली एक सिस्टम है। अगर फैमिली में कोई मेंबर डिस्ट्रेस होता है तो फैमिली का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की एंजाइटी पेरेंट्स के गिल्ट को बढ़ाती है, और पेरेंट का बर्नआउट चाइल्ड की इनसिक्योरिटी को बढ़ाती है। थेरेपिस्ट के नज़रिए से ये एक टू वे इमोशनल लूप होता है। वी कैन नॉट हील द चाइल्ड विदाउट हीलिंग द फैमिली। अगर हम थेरेपीज़ की बात करें तो थेरेपीज़ में सिर्फ बच्चे की स्किल ही नहीं, पेरेंट्स के इमोशंस भी हील होने चाहिए। इसीलिए एक थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा टास्क होता है कि वो चाइल्ड और बच्चे के पेन को साइमल्टेनियसली होल्ड करे और उन्हें साथ ही साथ हील करे। एक साइकोलॉजिस्ट किन एरियाज पे वर्क करता है? सबसे पहले वो पेरेंट्स को चाइल्ड की डिसेबिलिटी के बारे में समझाए, उसकी जो भी इमोशनल लेयर्स हैं उनके बारे में समझाएं, उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में उनको साइको एजुकेट करें। उसके बाद उसके पेरेंट्स के गिल्ट को और बर्नआउट को एड्रेस करना चाहिए। उसके पीछे जो भी इरेशनल थॉट हैं उनको आइडेंटिफाई करना सिखाएं, उनको वो अप्रोच, वो टेक्निक सिखाएं जिससे वो अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को या अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ, जिसके बाद वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। साथ ही साथ हमें बच्चों की स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पेरेंट्स को कहीं न कहीं उनकी होप बढ़ती रहती है। और साथ ही साथ हमें फैमिली काउंसलिंग करनी चाहिए,
जिससे पेरेंटिंग कपल में जो भी इमोशनल और कम्युनिकेशन गैप हैं वो कम हो सके। अगर हम पेरेंट्स के नज़रिए से बात करें कि हम अपनी हीलिंग के प्रोसेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि हम पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस लेके आएँ। मतलब प्रॉब्लम को नाम देना, उसको एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है, क्योंकि डिनायल हीलिंग को डिले करता है। तो बोला करिए कि यस माय चाइल्ड इज़ डिफरेंट और डिफरेंट इज़ नॉट लेसर। और साथ ही साथ पेरेंट्स को अपने पर भी काम करना चाहिए। अपने बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए उनको सेल्फ केयर रिचुअल्स अपनाने चाहिए। इसका मतलब है कि पेरेंट्स को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जिससे वो गिल्ट फ्री होके अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो कर सकें। वो कुछ भी हो सकती हैं, लाइक वॉक कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं या ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, या अगर उन्हें कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग कर सकते हैं, या किसी से बात करना फ़ोन पे पसंद है तो वो भी कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छा लगे। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने लिए एक सपोर्ट ग्रुप बिल्ड करें। सपोर्ट ग्रुप का मतलब होता है जहाँ डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं और अपनी सेम प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, जहाँ उन्हें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं, टेक्निक्स मिलती हैं, नई अप्रोच मिलती हैं, जो अपनी फैमिली में अपने बच्चे के लिए वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं जो बच्चे की हीलिंग के लिए एक पिलर का काम करते हैं। क्रिएटिव माइंड में ऑलरेडी इंक्लूजन ब्रिज स्कूल नाम का एक प्रोग्राम है, जहाँ पर बच्चे की हॉबीज़ उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से उसके डेवलपमेंट पर वर्क करते हैं। यहाँ पर थेरेपिस्ट होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं, जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, ओटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और वोकेशनल ट्रेनर होते हैं, जिससे हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर वर्क करते हैं। बच्चे की प्रोग्रेस में हमें परफेक्शन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अगर बच्चा कोई पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, तो हमें उसे रीइंफोर्स करना चाहिए, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना चाहिए, जिससे बच्चा नेक्स्ट टाइम उस बिहेवियर को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है। इसीलिए परफेक्शन से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है पेशेंस। डिसेबिलिटी एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन इसमें भी एक पावर छुपी हुई है, रेज़िलियंस। रेज़िलियंस का मतलब है किसी भी खराब परिस्थिति को पॉजिटिवली डील करना। हर इंडिविजुअल जो औरों से अलग है, वो हमें सिखाता है एम्पैथी, और हर पेरेंट जो इस जर्नी में जुड़ा हुआ है, वो हमें सिखाता है अनकंडीशनल लव और पेशेंस। थैंक यू पेरेंट्स। और इस जर्नी में अपने बच्चे के साथ आप अपनी भी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों के साथ आपको लाइफ गुजारनी नहीं बल्कि जीनी है।